अस्सलाम वालेकुम। शदीद अफ़सोस के साथ मैं ऐलान करता हूँ कि तारीख़ में पहली बार एक बोइंग 787 जो है अनफॉर्चुनेटली वो उड़ते साथ जो है वो क्रैश कर गया। अहमदाबाद शहर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जहाज़ उड़ा गुजरात में अहमदाबाद से, और वो जहाज़ जो है वो चंद मिनट के अंदर किसी मेल फंक्शन की वजह से क्रैश कर गया। ये आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इसकी तफसील मिल जाएगी कि क्या वजह बनी इस खौफनाक वाक़े की। लेकिन पूरी दुनिया के लिए ये बहुत बुरी अलामत है कि एयर ट्रैवल जो है वो दिन ब दिन अनसेफ हुई जा रहा है। और इसके अंदर 169 इंडियन नेशनल थे, 53 ब्रिटिश नेशनल थे, 1 कनेडियन नेशनल थे और 7 पोर्चुगीज़ लोग थे। और ये 240 के करीब लगभग जो लोग थे, इनमें से कितने सर्वाइव किए हैं, कितने जो हैं वो मुबैना तौर पे बताया जा रहा है कि फ़ौत हो गए हैं, वो तफ़सील मैं आपको बताता हूँ कि जो लग ये रहा है कि इसमें बहुत कम तादाद, यानी चंद आप उंगलियों पे गिन सकते हैं लोगों की, वो स्ट्रेचर्स पे आपको नज़र आए हैं अब तक विजुअल्स में, कि उनको बचाया जा रहा है और उनकी कोई मतलब पोटेंशियल चांस है कि उनकी कोई इलाज मुआवजा किया जाए। हम उम्मीद करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि सब लोग कमेंट में और अपने अपने प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए और अपने अगर कोई दोस्त यार जानने वाले हैं इंडिया में तो उनसे ताज़ियत करेंगे, दुआ करेंगे। और हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह जो लोग हलाक हो गए हैं उन पे अल्लाह रहम फरमाए, उनके मामले को आसान फरमाए उनके लिए। और जो लोग बच गए हैं या कोई गुंजाइश है बचने की, अल्लाह उनको शिफा याब करे और कि टेक्निकल जो फॉल्ट है उस तक जाया जाए, ये एक सियासी मसला ना बन जाए। आमतौर पे इन चीज़ों को ना पोलिटिसाइज़ कर दिया जाता है डोमेस्टिकली, ये अक्सर आप देखते हैं कि वो इस पे सियासी पॉइंट स्कोरिंग शुरू हो जाती है। इसमें इंडिया के लिए और पूरी दुनिया के अक़वाम के लिए अच्छा है कि बेहतर है कि इसकी टेक्निकल फ़ॉल्ट का रीज़न पता लगे ताकि वो रिज़ॉल्व हो सके। और इन लोगों की जो कुर्बानी है कि जो एक एक्सीडेंटल तौर पे सामने आ गई है, इसका जो फल है वो कम से कम बाकी इंसानों को मिल पाए कि यार व्हाट वेंट रॉन्ग। और हम उम्मीद करते हैं क्योंकि घर वालों को अल्लाह सब्र अता फ़रमाए, जिन लोगों के अज़ीज़ ज़ख्मी हो गए हैं इसमें या वो उनकी अमवात हुई हैं, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल होता है ना, मतलब एयर क्रैश जैसे हँसते खेलते आपने आदमी को भेजा। अब ज़ाहिर बात है ये वो लोग हैं जो आन जान या कुछ में आते रहते होंगे, जाते रहते होंगे इंग्लैंड अपने काम के सिलसिले में, या उनकी रिहाइश वहाँ की होगी, इंडियन ओरिजिन होंगे लेकिन रिहाइश वहाँ की होगी। और इसमें वो लोग भी होंगे जो सैर करने जा रहे होंगे। तो इतने खुशी-खुशी हँसते-खेलते इंसान रवाना करता है अपने प्यारे को, ये नहीं जानते हुए या ये ना मतलब एहसास करते हुए कि शायद ये वो आखिरी लम्हा हो जब इनसे मुलाकात हो और कोई खुशी का इज़हार किया जा सके। तो सख्त अफ़सोस का इज़हार करते हैं, दुआ करते हैं कि ये एक लर्निंग पॉइंट होगा लोगों के लिए कि वो एयर ट्रैवल को किस तरह मज़ीद सेफ़ बना सकते हैं और इस बोइंग में क्या इशू आया था। और उम्मीद करते हैं कि ये एक नरमी का बायस भी बनेगी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अवाम के दरमियान, जिनके फ़िलहाल दिल फटे हुए हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है कि दुनिया की किसी कौम के आपस में दिल फटे हुए हों, ख़ास तौर पे अगर वो पड़ोसी हों। तो उम्मीद है कि इस चीज़ के ऊपर आपस में हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और ये फिर वो एक पॉइंट बन सकता है गैल्वेनाइजिंग, जिस तरह कई और चीज़ें होती हैं, कोई नेचुरल डिज़ास्टर वगैरह आता है, इसमें इंसान फिर अपनी मुश्तरक जो एक इंसानियत है उसके तहत जो है वो एक दूसरे के काम आ सकते हैं। अब जहाँ पे इस तरह के नेचुरल डिज़ास्टर्स और इस तरह की जो टेक्निकल फॉल्ट्स आ जाती हैं या कोई ह्यूमन कैलेमिटीज़ जिनको कहेंगे, जो ट्रेजेडीज़ हो जाती हैं इस तरह की, ये जहाँ पे ह्यूमनाइज़ करती हैं आपके इवन मुखालिफ मुल्क के लोगों को, और आपको एहसास होता है कि कितनी फ़िकल है हमारी एग्जिस्टेंस अर्थ के ऊपर और कितनी फ्लीटिंग है, यानी आज है पलक झपकते ये ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ जो इमैच्योरिटी का मुज़ाहरा फिर करते हैं ख़ास तौर पे ताकतवर मुल्क, तो फिर वो ज़्यादा कंपाउंडिंग दुख होता है। फ़िलहाल एक ऐसे मुज़ाहरे का हम उसका हम वो डिस्प्ले देख रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, जहाँ पे इसराइल की पॉस्चरिंग की बुनियाद पे, इसराइल की थ्रेट परसेप्शन की बुनियाद पे एक सॉवरेन मुल्क ईरान को थ्रेटन किया जा रहा है विद मिलिट्री स्ट्राइक्स। एक बिल्टअप की जा रही है सूरत हाल, जहाँ पे नज़र आया आपको कि इराक़, कुवैत, बहरीन, गिरदुनवा के ममालिक से अमेरिका ने अपनी एम्बेसियाँ खाली कर दी हैं। और जो टॉक्स जो पहले तक फ़ेल कर रही थी क्योंकि ईरान जो है वो अपनी एनपीटी एग्रीमेंट्स को नहीं फुलफ़िल कर रहा था या आईईए के स्टैंडर्ड्स पे नहीं उतर रहा था, और इज़राइल एक थ्रेट परसेप्शन की बुनियाद पे, चूँकि उसने एक जेनोसाइड को प्रोसिक्यूट किया है पिछले 1.5-2 साल के अंदर, और चूँकि वो एक ईरान के साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में रहा है पिछले 1.5-2 साल के अंदर, जो कि एक बिल्टअप हो रहा था 8-10 साल से, तो वो अब ईरान प्रॉपर को दोबारा टारगेट करना चाहता है। और क्योंकि इसमें एक
डिपेंडेंसी है इसराइल की, क्योंकि उनके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है। वो स्ट्राइक तो कर सकते हैं ईरान को, लेकिन क्या वो रिस्पॉन्स को बर्दाश्त कर पाएंगे पॉलिटिकली डिप्लोमेटिकली, नंबर एक। और नंबर दो, क्या उन टारगेट्स को हिट करना, क्योंकि ईरान ने अपनी डिफेंसिव कैपेबिलिटीज़ को बहुत अच्छी तरह बिल्टअप कर लिया, क्योंकि अपने उसने हैंगर्स वगैरह बहुत ज़मीन में गहरे री किस्म के बनाए हैं। तो उसकी पोटेंशियल न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट करना भी शायद वो 100% एक्यूरेसी के साथ ना किया जा सके, और उसकी वजह से ये इशू आता है कि एक इस तरह की डिप्लोमेटिक फेलियर को, पॉलिटिकल फेलियर को और पोटेंशियली मिलिट्री थ्रेट को शायद इसराइल हैंडल नहीं कर सकता। तो इस ज़मन में उसने अमेरिका बहादुर को अपने लिए मैदान में उतारा है, बिकॉज उस तरह की म्यूनिशंस जिस तरह के मदर ऑफ ऑल बम्स वगैरह हैं, या वो जो बंकर बस्टर टाइप बम होते हैं अमेरिका के पास, उस पर इसराइल रिलाई करता है। अस्सलाम वालेकुम। लोग बार बार एक सवाल पूछते हैं कि कौन सी बुक्स मैं शौक से पढ़ता हूँ, तो हमने ये सोचा कि इंशाल्लाह हम एक बुक क्लब बना लें, जिसके अंदर माहवार हम एक किताब को कवर करें, और ये मंथली 4 क्लासेस बनेंगी इंशाल्लाह। इसके अंदर हम 12 किताबें एक साल के अंदर कवर करेंगे। एक लिस्ट है बुक्स की, मैं आपको यहाँ डिस्प्ले कर देता हूँ, और ये टेंटेटिव लिस्ट है। इसमें मैंने कुछ इकोनॉमिक्स की किताबें रखी है, कुछ पॉलिटिकल साइंस की, और कुछ थोड़ी जो नॉटी गवर्नमेंट्स की जो मिसगिविंग्स होती हैं और उनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने काम किया हुआ है। हमारी क्लासेस जो होंगी वो एंटरटेनिंग होंगी, फन होंगी, लेकिन सब्जेक्ट मैटर जो है सीरियस होगा। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप फिजिकली ज्वाइन करें, लेकिन अगर आपको फिजिकली ज्वाइन करने में दिक्कत आती है, ना पाकिस्तान में नहीं है, आप लाहौर में नहीं है, तो उनके लिए फिर जूम की ऑप्शन अवेलेबल है, और उनको इक्वली एज मच एक्सेस मिलेगा बुक क्लब का। इनकी हम एक सेपरेट व्हाट्सएप कम्युनिटी भी बना देंगे आपकी, ताकि हम वहाँ पे नोट्स भी शेयर कर पाएं और इन बुक्स को तफसील में डिस्कस करके होपफुली वी मेक फ्रेंड्स एज वेल इंशाल्लाह। तो इसकी फीस जो मुकर्रर है आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो आई होप टू सी यू देयर एट द बुक क्लब इंशाल्लाह। सी यू सून। और चूंकि इजराइल खुद इस वक्त जो उसकी रजीम है वो एक डेस्परेशन में ऑपरेट कर रही है, और अमेरिका जो है वो चाहता है कि वो अपने 3 साल टपा ले डोनाल्ड ट्रंप की सदारत जो है, तो वो मेरे ख्याल में डिप्लोमेसी का रास्ता ही इख्तियार करेंगे, क्योंकि नोबडी वांट्स द लेगेसी के मैंने वर्ल्ड वॉर 3 शुरू की, या अगर वर्ल्ड वॉर 3 तक एस्केलेट नहीं करता तो मैंने इतनी बड़ी मेजर कॉन्फ्लिक्ट ईरान के साथ छेड़ दी, और वो भी इसराइल की खातिर। तो अमेरिकन जो है वो पॉस्चरिंग मौत के दिखाने से बुखार पर राज़ी करने वाली, उसका भी ब्लफ कॉल हो गया है। ईरान ने बड़ा रेजोल्यूट स्टांस लिया कि ठीक है, हम भी इनरिचमेंट करते हैं, लेकिन आपकी हम पॉलिसी को नहीं मानते। तो उस ज़मन में अब एक संडे को एक आप कह लें कि इमरजेंसी तो मैं नहीं कहूँगा, बट हतमी किस्म की एक टॉक्स होने जा रही हैं। उसके 6 राउंड्स हैं ओमान में और ईरान के साथ, और वो ईरान ने भी एग्री किया, बिकॉज इसमें ईरान के लिए, इसराइल के लिए और अमेरिका के लिए भी सर्वाइवल जो है वो डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन के अंदर है, वायलेंट रेजोल्यूशन के अंदर नहीं है। इस सब सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा हुआ है? पाकिस्तान देखें इस वक्त अमेरिका की किताबों में भी अच्छा बच्चा है, गुड बुक्स में आ गए हम, अच्छे बच्चे तो बन गए हम, और रूस भी हमारा दोस्त बनना चाहता है और बन रहा है, और आज़रबाईजान और तुर्की के साथ भी हमने अच्छे मिलिट्री ताल्लुकात कायम कर लिए हैं। ईरान हमारा नेबर जो हिस्टोरिकली एम्बिवलेंस से लेकर बाकायदा उसने एक मतलब एक नफेरियस किरदार अदा किया हुआ है हिस्टोरिकली बलूचिस्तान के अंदर, अफ़गानिस्तान के ज़रिए और अपने ज़मीन के ज़रिए, और हिंदुस्तान को चाबहार में बिठा के वो एक मतलब ख़तरे की भी अलामत बनती है। इसके बावजूद अभी एज ऑफ नाउ एक मेरे ख़्याल में एक अच्छा न्यूट्रल सेफ टाइप स्टांस बन गया, और जिसमें मेरे ख्याल में बहुत बेहतर किरदार ईरान ने पहली बार अदा किया है, वो इंडिया की लड़ाई के दौरान जो हमारी झड़प हुई है मे में। और मेरा शक ये है कि उसके अंदर ईरान की मजबूरियाँ और पाकिस्तान ने जो क़ुव्वत का डिस्प्ले किया वो उसका सबब बनी है कि ईरान ने कोई नेगेटिव रोल नहीं अदा किया, बल्कि एक रिलेटिवली न्यूट्रल पीस मेकर का रोल अदा किया। पाकिस्तान ने भी उसको अप्रीशिएट किया। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर मेरे ख्याल में पाकिस्तान कोई बड़ी डिप्लोमेटिक उसके अंदर नहीं जाएगा, और एक बड़ी अच्छी अक्रॉस द बोर्ड पॉलिसी परसू कर रहा है जो फोर्स को और वायलेंस को नहीं सपोर्ट करता, लेकिन वो पीसफुल रेजोल्यूशन चाहता है कि इंटरनेशनल लॉ भी अबाइड होए और एक रेजोल्यूशन भी हो जाए ईरान के न्यूक्लियर अज़ाइम का, चाहे वो सिविल हो चाहे वो मिलिट्री हो पोटेंशली। इस सब सिनेरियो के अंदर अगर डोमेस्टिकली अमेरिका को देखा जाए मिसाल तौर पे, तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अक्रॉस द बोर्ड वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। उनकी वायलेंस को थोड़ा सा ज़्यादा प्ले अप किया जा रहा है कि वो पता नहीं किस स्केल के कोई इनकलाबी किस्म के वहाँ पे कोई प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये हकीकत नहीं है, लेकिन वहाँ पे एक सूरत हाल डेफिनेटली बिल्डअप हो रही है, जहाँ पे जो मैक्सिकन वर्कर्स की डिपेंडेंसी है अमेरिकन लेबर मार्केट की, सिमिलरली जो एक पूरी दुनिया से उन्होंने चीप लेबर इंपोर्ट की हुई है, और जो प्रोफेशनल इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर वहाँ पे कुछ लीगल और इलीगल इमिग्रेशन की बड़ी ब्लड लाइन है।
तो लीगल इमिग्रेशन की मद के अंदर चूँकि इलीगल इमिग्रेंट्स भी बहुत ज़्यादा आए थे अमेरिका के अंदर, और अमेरिका ने ओवरऑल उस एक रिजीम से बेनिफिट किया है, लेकिन अब डोमेस्टिक कंजम्पशन की खातिर डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिटिक्स है वो शिफ्ट की है कि वो एंटी इमिग्रेशन है, क्योंकि ज़ाहिर बात है वहाँ के जो नेटिव लोग हैं, कोट एंड कोट डोमेस्टिक लोग हैं, वो नाराज़ भी होते हैं उस इमिग्रेशन से, कुछ रेसिस्ट टेंडेंसीज भी हैं उनके अंदर, कुछ जायज़ इकनॉमिक मुतालबात भी हैं कि भाई हमारी नौकरियाँ क्यों दे रहे हो फ़लाने लोगों को या फ़लाने लोगों को। तो ज़िमन में मेक्सिको जो है वो एक बड़ा इसमें कलीदी किरदार अदा कर रहा है, जहाँ मेक्सिको की इवन प्रेसिडेंट ने आके कहा है कि भाई कॉल टू आर्म्स है, हमारे लोगों को आप कैसे निकाल सकते हैं। ये वो वजह है कि एक हिस्टोरिकल गडमड है कि टेक्सास, कैलिफोर्निया, ये सारे इलाके जो हैं ये बुनियादी तौर पर मेक्सिको का एम्पायर हुआ करते थे एक ज़माने में, और ये पिछले 2-2.5 सालों के अंदर अमेरिका जो एंटिटी है उसने इनको गसब किया, इन इलाकों को अपने अंदर जम किया और कब्ज़ा किया। तो एक बहुत बड़ी कल्चरल क्रॉस पॉलिनेशन है इन दो इलाकों के अंदर, और जैसे ये दो कंटिगुअस सी टेरिटरीज हैं जिनको अलग किया जा सकता, ये मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है कि इनको डिस्टिंग्विश किया जाए और अलग किया जाए। अमेरिका के अंदर सेकंड मोस्ट जो बोली ज़ुबान है वो स्पेनिश ही है बुनियादी तौर पे, जो मेक्सिको वाली स्पेनिश है, स्पेन वाली स्पेनिश नहीं। वो उनमें वो सा और सा वाला फ़र्क है ना, वो सा पढ़ते हैं और ये सीन पढ़ते हैं। तो वो मेक्सिको वाला जो कल्चर है वो बेसिकली एक सेंट्रल किरदार भी है, और आप समझें कि जैसे अमेरिका ने रीजनली अपने आप को सीमेंट कर लिया कि मेक्सिको बेसिकली एट दिस पॉइंट कार्टेल और रजीम के दरमियान वो एक अमेरिका की कॉलोनी या आप कह लें बैकयार्ड ही बन चुका हुआ है। और अमेरिका का मकसद यहाँ पे यही है कि वो कनाडा, साउथ अमेरिका के अंदर आप देखें ना, एल सल्वाडोर को देख लें, आप अर्जेंटीना का किरदार देख लें, आप मेक्सिको का किरदार देख लें, उसका रिलेशनशिप अमेरिका के साथ। सिमिलरली आप कनाडा को देख लें कि जहाँ पे नज़र आ रहा है कि कनाडा की फॉरेन पॉलिसी को काफ़ी हद तक अमेरिका ही डिक्टेट कर रहा है। तो अमेरिका बेसिकली अपने आप को इस एरिया में और उस तरफ यूरोप साइड पे ग्रीनलैंड के ज़रिए, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम भी किया कि मैं एनेक्स करना चाहता हूँ ग्रीनलैंड को, ये क्लेम मजाक नहीं है, ये लतीफ़ा नहीं है, ये हकीकी क्लेम है। तो कनाडा से लेकर नीचे लैटिन अमेरिका के आप समझ लें टोटल डोमेन के अंदर अमेरिका अपने आप को सिक्योर कर रहा है, और दूसरी तरफ यूरोप से, और वो एक नया मनरो डॉक्ट्रिन को परसू कर रहा है कि भाई मेरे करीब ना आई हो। यानी अमेरिका जिस तरह रिट्रीट कर रहा है फ्रॉम पोल पोजीशन, तो वो उसमें नंबर 2 पोजीशन पे नहीं आ रहा, वो एक स्मॉलर नंबर 1 पोजीशन के लिए जा रहा है। सानिया मतलब मिसाल तौर पे अगर आप रेस जो है वो 100 मीटर के फासले से जीत गए, तो वो कह रहा है मैं 25-50 मीटर के फासले से जीता करूँगा, रहूँगा मैं नंबर 1 ही। उस नंबर 1 रहने में अमेरिका का फोकस जो है वो इस अपने खित्ते के ऊपर है, ना कि वो मिडल ईस्ट या ईस्टर्न यूरोप के ऊपर। इसलिए आपको नजर आता है कि डोनाल्ड ट्रंप की रिजीम जो है वो रशिया के साथ एक पीस को परसू करना चाहती है, जहाँ पलड़ा उनका भारी हो। अभी सिर्फ जो बहस चल रही है वो ये कि अमेरिका का पलड़ा भारी हो जाए, बहस ये नहीं है कि जंग ख़त्म होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली मिडल ईस्ट के अंदर भी अपने पलड़े को भारी करते हुए, जो कि इसराइल के ज़रिए किया जाता है अमेरिका का, वो इसको रिजॉल्व करना चाहता है। अमेरिका भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा जो इसराइल के एक्सपेंशनिस्ट अज़ाइम बने हुए हैं, चाहे वो सीरिया के मामले में आप देख लें कि उसका सरप्राइज़ विजिट और मीटिंग करना अहमद अल शरा के साथ, ये बहुत बड़ी अलामत है। फिर उसकी जो एक मिलिट्री और ट्रेड डील्स जो हुई, वो जो एक परफॉर्मेटिव किस्म की $3 ट्रिलियन की विद कतर एंड सऊदी एंड यूएई, तो ये एक अलामत है उस चीज़ की कि अमेरिका अपना पलड़ा भारी रखते हुए यहाँ पे हर जगह जगह अपने डके बंद करना चाह रहा है, अपने आप को रीजनली सिक्योर करके अपने हदफ को चीन की तरफ लेके जाना चाह रहा है। और वो चीन भी जो सिर्फ ट्रेड के अंदर नहीं बल्कि पोटेंशियली किसी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्रेशन के अंदर भी, बट उसके लिए अभी वो अप्रोप्रिएट बिल्टअप नहीं है अमेरिका के पास। तो अब इस सिनेरियो के अंदर ईरान वाली बात ज़्यादा समझ आती है कि वो डिप्लोमेसी ही रास्ता इख्तियार करेंगे, क्योंकि जो प्रोटेस्ट अक्रॉस अमेरिका हो रहे हैं, जो एक डिसेंट क्रिएट हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप का अपना कैंप जो है उसके अंदर दरारें आ रही हैं, वो ये सब नहीं बर्दाश्त कर सकते। इलॉन मस्क के भी एक छोटी सी आपने मिनी बगावत देखी, डोनाल्ड ट्रंप ने उसको थप्पड़ मार के बिठा दिया। इसी तरह आपको लगता था कि लेफ़्ट से और डेमोक्रेट्स की तरफ से एक इमिग्रेशन के मामले को लेकर बहुत बड़े प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और एक राय हमवार की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है इज़ नॉट गुड फॉर दी अमेरिकन पीपल। तो ये एक पुश एंड पुल का प्रोसेस जारी है। इस पुश एंड पुल के अंदर बेसिकली क्या अमेरिका अफोर्ड कर सकता है ईरान पे ऐसा एक बड़ा हमला किया जाए, ईरान के ख़िलाफ़ एक बड़ी कार्रवाई की जाए? आई थिंक नॉट। आई थिंक संडे की टॉक्स प्रोबेबली कामयाब रहेंगी और उम्मीद भी है कि कामयाब हो जाएंगी। इसमें पूरी दुनिया की बेहतरी है, मुसलमानों की बेहतरी है और हमें उम्मीद है वो कामयाब हो जाएंगी। लेकिन अगर ब्रेक डाउन भी करती हैं तो आई डोंट थिंक दैट वुड बी द एंड ऑफ इट। ऐसे किसी मेजर एस्केलेशन को शायद अमेरिका ना बर्दाश्त करे रीजन के अंदर। अभी तक जो सूरत हाल है कि पाकिस्तान में बजट को लेके अवाम जो है वो नाराज़ हुई है, एनालिस्ट ख़ास तौर पे बहुत तनकीद कर रहे हैं और सहाफ़त की दुनिया के अंदर जो है वो बाज़ार गर्म हो गया। सारे अब जो पहले सीरिया के माहिर थे, यूक्रेन के माहिर थे, वो अब इकोनॉमिक्स के माहिरीन बन गए। तो अब आने वाले दिनों में हमारे लोकल बजट्स भी आएंगे, यानी सूबाई लेवल के।
तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में एक तफसील इनकी बताई जाएगी और डिस्कस की जाएगी कि क्या इनके अंदर ऐसे सेलिएंट फीचर्स हैं जो पॉजिटिव हैं और कुछ क्या नेगेटिव नज़र आ रहे हैं। जिस तरह कुछ सैलरी हाइक्स वगैरह पे कंप्लेंट की जा रही थी, कुछ इंडस्ट्रीज़ को रियायत दी गई है, उसके ऊपर भी कंप्लेंट की जा रही थी। आने वाले दिनों में इनकी तफसील को इंशाल्लाह देखेंगे। और सबसे बड़ी जो लोकल ख़बर है बजट से भी बढ़ के, वो ये है कि मुबैना तौर पे जो एक रेप केस बना था रजब भट्ट के ख़िलाफ़, उनको इंटरिम बेल मिल गई है। और यूट्यूब फैंस अब वो सुकून कर सकते हैं कि ये शायद इस बात पे तो वो सुकून ना करें कि उनके फेवरेट यूट्यूबर ने पोटेंशली इतना बड़ा कबीरा जुर्म किया है, लेकिन क्या चलो कम से कम उनको बेल तो मिल गई है। बहरहाल मतलब हमारी इस पूरी एक्सरसाइज से ये समझ आना चाहिए रजब भट्ट वाली सागा से कि सोशल मीडिया एल्गोरिदम के ज़रिए लोगों को मशहूर करना, कामयाब करना, उनके हाथों में अपनी रिसोर्सेज और पैसे थमाना कुछ थोड़ा हमारे कैलिबर को और हमारी क्वालिटी एज पीपल को रिफ्लेक्ट करती है। यानी रजब भट्ट की पॉपुलैरिटी इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑन पाकिस्तानी सोसाइटी, नॉट ऑन रजब भट्ट हिमसेल्फ। यानी वो उसका किरदार जो मर्ज़ी है वो अल्लाह बेहतर जानता है। वैसे भी वो मतलब बिल्कुल मतलब वेरी हेट, मतलब आपको इस जुर्म के बगैर भी मेरे ख्याल में बहुत ही मतलब नफरत ही होती है कि आम आदमी को रजब भट्ट से पसंद तो किसी को, मैंने तो किसी आदमी को नहीं मिला जो पब्लिकली मान ले कि मुझे रजब भट्ट पसंद है, और मान भी लेगा उसको पता है उसको मार पिटनी है। तो ये हमारे पे रिफ्लेक्शन है कि हम किस तरह के लोगों को अपने बच्चों को देखने दे रहे हैं। बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, द पीपल वॉचिंग हिम आर बिलो 25 majority, which are young people, kids. तो who are the kids watching? वो आइडलाइज किसको कर रहे हैं, वो दोस्त किसको बना रहे हैं, वो इंटरटेन किससे हो रहे हैं। शर्म की लामत है। और घर वालों पे ज़्यादा सख्ती होनी चाहिए कि आपके बड़े क्या कर रहे हैं, आपके बड़ों ने कैसे इजाज़त दी हुई आपको इन मोबाइल फ़ोन्स के साथ कि आप रजब भट्ट को बैठ के देख रहे हैं। यानी टू बी फ्रैंक, अगर आप ऑडियंस मेंबर देख रहे हैं, आप लोग, आपका बच्चा रजब भट्ट देख रहे हो, आप उसको पकड़ के थप्पड़ ना मारो, डिसऑन कर देंगे। ये सही जवाब, ये वॉशिंग मशीन आपकी होगी। असल जवाब ये होता है कि आक, विरासत से बाहर, घर से बाहर, गेट आउट। आराम होता है, वैसे ये जायज़ नहीं होता। बहरहाल दिस इज़ व्हाट वी डीलिंग विद। अब मुझे ना रजब भट्ट वगैरह से ये इशू नहीं होता कि दैट देयर लाइक घटिया लोग हैं, लो क्लास लोग हैं। मुझे ये होता है कि हाउ कैन यू बी एंटरटेन्ड बाय समथिंग सो नथिंग, लाइक दिस नथिंग टू देम, और दुनिया इतनी बड़ी है। मुझे ऐसा लगता है कि द स्कोप एंड स्केल ऑफ द वर्ल्ड जो है ना, वो शायद अया नहीं हो उस चीज़, उस इन्फॉर्मेशन से, उससे आगाही नहीं होती। उनकी इतनी छोटी दुनिया होती है जो बच्चे वो देख रहे होते हैं, लेकिन इतनी बड़ी दुनिया है और आप रजब भट्ट से एंटरटेन हो रहे हैं। मैं इट्स शॉकिंग टू मी जेन्युइनली। यानी दुनिया का स्कोप और स्केल कितना बड़ा है, कितने ज़्यादा इंसान है इसके अंदर, कितनी ज़्यादा सकाफ़तें, कल्चर्स, खाने पीने वगैरह वगैरह, एंड आपकी इंटरटेनमेंट जो है वो फनल हो रही है थ्रू रजब भट्ट। यानी जापान के बारे में पूछेंगे तो बच्चा कहेगा वहाँ जन्नत मिर्ज़ा रहती है। आप पूछेंगे किसी ट्रैवल डेस्टिनेशन का, वो जी नजफ़ गए थे जी, रजब भट्ट गया सी ना उधर, वो ज़ियारतां होंदियां उत्थे। मतलब मैं अब शायद उम्रे की एसोसिएशन और हज की एसोसिएशन भी ढकी पे वगैरह होंगे फॉर लॉट ऑफ किड्स। सो जो पेरेंट्स हैं जो रात को बैठे में कि साडा मुंडा IT कर रहा है, राती सारी रात जाके IT करता रहता है, वो तक को ना केड़ी IT कर रहा है वो। और मैं आज तक इस पे कायम, उस दिन हम स्कूल भी गए थे, आई डोंट थिंक एनीवन बिलो लाइक 20-ish शुड हैव अ मोबाइल फ़ोन। डम फ़ोन होना चाहिए उनके पास। तो रजब भट्ट का ये जो केस है, ये एक अलामत है हमारी माशरत की। नॉट दिस पर्टिकुलर केस, लीगल केस, ये तो मुबैना तौर पर मैं कह रहा हूँ द केस ऑफ रजब भट्ट, द होल हिज लाइफ, यानी जो पब्लिक लाइफ है, द फिनोमिनन ऑफ रजब भट्ट एक अलामत है कि पेरेंट्स नीड टू रिकन्सिडर उनकी पूरी पेरेंटिंग की मॉडल को। अगर आप साहिब औलाद हैं तो अल्लाह आपको इस्तिताअत दे और वो हिम्मत दे कि आप उनको ट्रैक से डिफरेंट पालें। वो ट्रैक जो भी चल रहा है ना, ये आईपैड वाला और मोबाइल वाला और इंटरनेट वाला, किताबों वाला बच्चा बनाएं यार, ई बुक्स नहीं, फिज़िकल प्रिंट बुक्स वाला बच्चा बनाएं अपना, बाहर खेलने कूदने वाला बच्चा बनाएं, गर्मी में साइकिल चलाने वाला बच्चा बनाएं। तो मुझे तो बहुत डर लगता है। हंसी अच्छे भी है, लाइव वगैरह हो रहा तो हंसी आती है, लेकिन कभी ऐसे अकेले मोमेंट्स हो ना, जैसे स्पॉटलाइट की, सलमान की स्पॉटलाइट लगी होती है क्लिप में, तो खौफ आता है कि ये क्या कर रहे हैं लोग। तो अपने अकेले लम्हात में सोचिएगा इसके बारे में, दुआ करें। अगर आप साहिब औलाद हैं तो अल्लाह आपको हिम्मत दे, और आप अगर साहिब औलाद नहीं है तो अल्लाह आपको इस आजमाइश में न डाले
अपनी औलाद के साथ, और ऐसी औलाद दे जो आपको आपकी आंखों की ठंडक बने। हमेशा के लिए आप सबका सुनने का शुक्रिया।